वेलकम टू काउंसिल क्लासेज। यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम से रिलेटेड जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनके आपके पेपर में आने की संभावना अधिक है डिस्कस किए जा रहे हैं। आपको वीडियो में बताए गए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, मतलब किस प्रकार की है। ऑप्शन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी है स्वतंत्र अर्थव्यवस्था या ऑप्शन डी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें और जहां तक हो सके उसको शेयर करिए। शेयर करने से क्या होगा कि मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा जब सब्सक्राइब एंड लाइक दिखेंगे हमको। जैसे आप लोगों के क्वेश्चन इस 40 क्वेश्चन के सीरीज में कितना क्वेश्चन सही होता है उससे आप मोटिवेट होंगे, तो उसी प्रकार मैं लाइक और सब्सक्राइब को देख के मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं एक अच्छे वीडियो को लाता रहूंगा आपके लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था से अभिप्राय है क्या। ऑप्शन है अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी है सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ऑप्शन सी है अमीर एवं गरीब का सह अस्तित्व या ऑप्शन डी है छोटे और बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सरकारी एवं निजी क्षेत्र जहां दोनों विद्यमान रहते हैं उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और भारतीय अर्थव्यवस्था हमारी कैसी है, निजी एवं सरकारी दोनों क्षेत्र वहां पे विद्यमान है, तो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है पिछड़े राष्ट्र में, विकसित राष्ट्र में, विकासशील राष्ट्र में या अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में। तो हमारा भारत देश है क्या, एक विकासशील राष्ट्र है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तृतीय क्षेत्र में क्या आते हैं, सेवा का मतलब सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं वो आते हैं तृतीय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बंद अर्थव्यवस्था या इंग्लिश में आप इसको आसानी से समझ सकते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी से क्या तात्पर्य है। मुद्रास्फीति पूर्णतः नियंत्रित होती है, ऑप्शन बी है घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, ऑप्शन सी है केवल निर्यात होता है, न निर्यात होता है, न आयात होता है। तो बंद अर्थव्यवस्था से तात्पर्य होता है कि न यहाँ पे आयात होगा न ही निर्यात होगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है, 48%, 50%, 54% या ऑप्शन डी 64%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 54% भारत के श्रमिक कृषि में लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं आपको वीडियो में सब के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और पेट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं कि पेट एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं या उसी टॉपिक से उठाए गए हैं जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमको करना यही है एग्जाम में कि जो आसान टॉपिक है, टफ क्वेश्चन जो है वो तो सभी के लिए टफ होंगे, जो आसान टॉपिक जहां से बार बार क्वेश्चन पुटअप होते हैं उन टॉपिक को छोड़ के नहीं जाना है, उनको सभी को कंप्लीट करके जाना है और वहां से क्वेश्चन गलत न होने पाए इसके लिए आपको प्रैक्टिस लगातार करते रहना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है किस प्रकार की, तकनीकी, चक्रीय, घर्षणात्मक या संरचनात्मक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संरचनात्मक बेरोजगारी होती क्या है, जैसे जब जनरेशन चेंज होती है तो जो नए मतलब जनरेशन के लोग हैं उनके पास जो टेक्नोलॉजी की ज्ञान होती है या जो कौशल का ज्ञान होता है वो प्रीवियस में जो मतलब एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके पास वो ज्ञान नहीं होता है, तो इसलिए जो अपडेट नहीं हो पाते तो वो उस क्या होता है लाइन से हट जाते हैं, तो वो होती है संरचनात्मक बेरोजगारी। कुल मिला के इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि कौशल का अभाव रहता है या टेक्नोलॉजी का अभाव, कुछ भी आप समझ सकते हैं, टेक्नोलॉजी का अभाव रहता है। जब आप अपडेट नहीं होंगे समय के साथ तो फिर क्या होगा कि लाइन से आप बाहर हो जाएंगे। जैसे कंपटीशन में ही क्या है, जैसे क्वेश्चन अपडेट होते जा रहे हैं आप उस हिसाब से तैयारी नहीं करेंगे, प्रीवियस अपना 4 साल पहले के हिसाब से तैयारी करेंगे तो आप एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चन उसको टैकल नहीं कर पाएंगे और लाइन से फाइट से बाहर हो जाएंगे एग्जाम के।
इसी तरह है संरचनात्मक बेरोजगारी, आपको समय के साथ साथ अपडेट होते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है कौन? नीति आयोग, वित्त आयोग, NSSO या UNO? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, NSSO, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जारी करता है। और इसके फुल फॉर्म को भी देख लेते हैं, इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, तो इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म आसानी से याद हो सकता है। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में हो गया। और इसको हिंदी में भी देख लेते हैं, कुछ स्टूडेंट को इंग्लिश में कन्फ्यूजन होता है, याद नहीं होता आसानी से, तो उनके लिए हिंदी में भी है। हिंदी में इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, सर्वेक्षण संगठन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1950 में, 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। तो यहां से 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके कि बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है? NSSO। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। ये सभी फैक्ट एक साथ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है कौन सी? ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी या इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। भारत में ग्रामीण अल्प रोजगार भी पाया जाता है, चक्रीय बेरोजगारी भी पाई जाती है और संरचनात्मक बेरोजगारी भी पाई जाती है। संरचनात्मक बेरोजगारी को भी प्रीवियस में डिस्कस किया गया। चक्रीय बेरोजगारी को हम लोग समझ लेते हैं। चक्रीय बेरोजगारी में क्या होता है? इसमें क्या है, जैसे किसी पर्टिकुलर कोई फील्ड है, जैसे कोई फील्ड है, ये है, यहाँ पे क्या है, अचानक से इसकी क्या हो जाती है, किसी भी वस्तु की मांग क्या है, मांग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब मांग घट जाएगा तो उत्पादन भी इसका घटेगा, किसी भी वस्तु का। उत्पादन जब घटेगा तो जो कंपनी में एम्प्लॉय काम करते रहेंगे तो उनको मतलब हटाया जाएगा, क्योंकि जब उत्पादन ही नहीं है तो उनको रख के फालतू की सैलरी क्यों दी जाएगी? तो वहां से क्या उत्पन्न होगा? बेरोजगारी। तो वहां से बेरोजगारी उत्पन्न हो गई। ये सिस्टम है चक्रीय बेरोजगारी का। और संरचनात्मक बेरोजगारी भी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया गया है। और ग्रामीण अल्प रोजगार है जो समय समय पे मतलब जैसे कुछ कुछ काम आपको मिलते रहते हैं फिर आप खाली हैं, तो वो हो गया ग्रामीण अल्प रोजगार। तो भारत में तीनों प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी प्रधानता देखी जाती है? संरचनात्मक बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी या घर्षणात्मक बेरोजगारी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें सही आंसर है अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी का तात्पर्य होता है जैसे किसी भी काम में आवश्यकता से अधिक लोगों को लगे रहना, तो वो क्या हो गया? अदृश्य बेरोजगारी। जैसे किसी फील्ड में एक आदमी कोई काम कर सकता है, इसमें एक की जगह पूरा परिवार लगा हुआ है, 5 आदमी लगे हुए हैं, तो इसका कोई मतलब तो है नहीं, एक आदमी भी वो काम कर सकता है, इसी को बोलते हैं अदृश्य बेरोजगारी। भारत में भावनात्मक रूप से भी लोग लगे रहते हैं काम में अपने परिवार के साथ कि हाँ हमारे पापा मम्मी या भाई बहन काम कर रहे हैं तो हम भी उसमें हेल्प कर दें, तो वो एक हिसाब से बेरोजगारी ही है, टाइम पास कर रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है कौन सा? संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी या इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, कोई भी मौसम है तब उनको काम है, उसके बाद मौसम जब खत्म हो गया, जैसे अब धान के रोपाई चल रही है इसमें, तो बहुत से लोगों को काम है जो मतलब नीचे तबके के लोग हैं, और उसके बाद वो खाली हो जाते हैं, फिर अन्य काम को ढूंढने लगते हैं कि हाँ अब दूसरी जगह रोजगार कहाँ मिले। और संरचनात्मक बेरोजगारी भी डिस्कस किया गया कि जो समय के साथ अपडेट ना हो, कौशल उनको न प्राप्त हो, वो संरचनात्मक बेरोजगार हो जाते हैं। और घर्षणात्मक बेरोजगारी वो होती है जो मतलब जैसे समय के साथ लगे तो रहते हैं रोजगार में, लेकिन वो मतलब कुल मिला के जैसे उस हिसाब से उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता, जिस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट उनको चाहिए वो एम्प्लॉयमेंट उनको प्राप्त नहीं हो पाता, वो होती है घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है काम करने की इच्छुक होना और काम न मिलना, पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन काम न मिलना, विशाल श्रमिक शक्ति को नियोजित करने के लिए पूंजी का अपर्याप्त होना, या ऑप्शन डी है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। इकोनॉमिक्स में आपके पेट के एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे डिफिनीशन फैक्ट पूछे जाएंगे, किसकी स्थापना कब हुई, किसका फुल फॉर्म क्या है, यही सब फैक्ट
पूछे जाएंगे। तो आपको छोटी छोटी बातों को जितना बताते हुए चल रहे हैं उसको ध्यान रखना है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है इसमें ऑप्शन डी, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। प्रच्छन्न बेरोजगारी सीधे सीधे देखी कहां जाती है? कृषि में। कृषि में सर्वाधिक देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? मौसमी, अदृश्य, उपर्युक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इसमें दोनों बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? ग्रामीण बेरोजगारी, शहरी, शिक्षित, या खुली बेरोजगारी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षित बेरोजगारी इसमें बहुलता में है। लोग शिक्षित तो हैं लेकिन उस हिसाब से उनके पास रोजगार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां पे अवस्थित है? शिमला में, हैदराबाद में, पटना में, या ऑप्शन डी है नई दिल्ली में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है क्या? अस्फीति की अवस्था, भारी उद्योगों की अभिनति, ऑप्शन सी कच्चे माल की कमी, या ऑप्शन डी है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अब जैसे संरचनात्मक बेरोजगारी की जो सिंपल सी डिफिनीशन है, जो उसका कॉन्सेप्ट है, वो आपको बता दिया गया। तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछे, आपको घुमा फिरा के कुछ भी क्वेश्चन पूछे, आप आंसर उसका कर ले जाएंगे। अब अपर्याप्त उत्पादन क्षमता का मतलब यही है कि आपके पास वो कौशल ही नहीं है कि आप उत्पादन कर सकें, तो प्रोडक्शन को आप कैसे बढ़ाएंगे? तो इसलिए आपको क्या करेगी कंपनी, या कहीं पे आप काम कर रहे हैं, नॉन स्किल में भी काम कर रहे हैं, तो आपको हटा दिया जाएगा वहां से, तो आप सीधे सीधे बेरोजगार हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, वैश्वीकरण का अर्थ है क्या? अर्थव्यवस्था का एकीकरण, वित्तीय बाजार का एकीकरण, ऑप्शन सी है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, ऑप्शन डी है अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, नीति आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करता है, और नगरीय क्षेत्रों के लिए यह कैलोरी कितनी है, कितनी निर्धारित की गई है? पहले तो ये जाना गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है, तो ये करता है नीति आयोग, पोषण आवश्यकताओं के आधार पर करता है। नगरीय क्षेत्रों के लिए कितनी कैलोरी डिफाइन की गई है, तो वो है 2100 कैलोरी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ग्रामीण क्षेत्र के लिए कितनी की गई है? ग्रामीण क्षेत्र के लिए तो ये है 2400 कैलोरी, ये है 2400 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, नीति आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे लोगों का आकलन करता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारतीय रिजर्व बैंक, या ऑप्शन डी है विश्व बैंक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, NSSO के रिपोर्ट के आधार पे नीति आयोग ये डिफाइन करता है कि कौन गरीब है कौन गरीब नहीं है। इसमें एक ऑप्शन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ये ऑप्शन कई बार पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना हुई है 2 मई 1951 को, 1951 को 2 मई 1951 को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना हुई। CSO इसका शॉर्ट फॉर्म है, CSO की स्थापना कब हुई? 2 मई 1951 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? डाडेकर एवं रथ के, DS मिन्हास के, DT लकड़वाला के, या ऑप्शन डी है PK वर्धन के? का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, DT लकड़वाला के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है क्या? शहरी गरीबी को दूर करना, अल्पसंख्यक को उन्नत करना, अनुसूचित जातियों के जीवन स्तर में सुधार करना, या ऑप्शन डी है गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गरीबों में भी जो सबसे अधिक गरीब हैं उसका मदद करने के लिए अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, कुटीर ज्योति योजना का संबंध किससे है? ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करने से, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार को रोजगार देना, या ऑप्शन सी है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराना, या ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले
जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कुटीर ज्योति योजना लाई गई। आपको जिस योजना के बारे में ये बताया जाए कि हाँ ये किस सन में शुरुआत हुई, उसको याद रखना है। ऐसे तो बहुत हजारों योजनाएं हैं, सबको आपको ये सन नहीं याद रखना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं उनका सन भी याद रखना है और वो किस उद्देश्य से लाई गई उसको भी याद रखना है। तो इस योजना में सिर्फ ये बताया जा रहा है कि ये किस उद्देश्य से लाई गई, तो इसको सिर्फ आप इतना ही ध्यान रखिए कि ये किस उद्देश्य से लाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के आधार पर भारत का इथियोपिया कहा जाता है? बिहार को, मध्य प्रदेश को, झारखंड को, ऑप्शन डी है ओडिशा को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश को भारत का इथियोपिया कहा जाता है। इथियोपिया देश है कहां पे? ये है पूर्वी अफ्रीका का एक देश है, पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है ये इथियोपिया। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में भी शामिल है। ये अफ्रीका का जो देश है यहाँ पे ये है इथियोपिया, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में भी शामिल है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसको कहते हैं? जो पूर्वी अफ्रीका में सींग के रूप में जो संरचना निकली है, इसका जो देश निर्माण करते हैं उसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। तो उसमें से इथियोपिया भी एक देश है। यहाँ पे कुपोषण की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है। उसी के आधार पर भारत में कौन सा है इथियोपिया? भारत का इथियोपिया मध्य प्रदेश को कहते हैं, एमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? मानव विकास सूचकांक, लिंग असमानता सूचकांक, मानव गरीबी सूचकांक, या ऑप्शन डी है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पे, कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु लाया गया था? IRDP, ट्राइसेम, NREP या उपर्युक्त सभी? तो इसमें कौन सा आंसर सही है? इसमें आंसर सही है उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। ये तीन के तीनों योजनाएं, तीनों कार्यक्रम इतनी बार पूछा गया है एग्जाम में रिपीट होके कि उसके लिए क्या कहा जाए। कुल मिला के आपको करना यह है कि इसको एकदम से पूरा रट लेना है। इसका फुल फॉर्म कब है, क्या है, ये आया कब था, ये तीनों। पहली बात तो ये संबंधित किससे हैं? तो ये भारत में संबंधित हैं गरीबी को दूर करने से। और IRDP आया कब था? तो IRDP की शुरुआत हुई थी 1978 में, 1978 में। और इसका फुल फॉर्म क्या है ये भी कभी न कभी पूछा जा सकता है। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपको इंग्लिश में आसानी होगी याद करने में, क्योंकि ये इंग्लिश में ही पूछा गया। नाम भी जब हिंदी में भी लिखा जाता है तो इंग्लिश में ये इंग्लिश नेम ही लिखा जाता है, ऐसे ट्राइसेम। तो आप इंग्लिश में ही याद रखेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी आपको। तो ट्राइसेम की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1979 में, 1979 में। इसका फुल फॉर्म क्या है? ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्राइसेम है। और शुरुआत इसकी हुई थी 1979 में। और थर्ड है NREP। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी अक्टूबर 1980 में। इसका फुल फॉर्म क्या है? NREP इज स्टैंड बाई नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तो ये तीनों आपको एक साथ याद रखना है कि किसकी शुरुआत कब हुई, इसका फुल फॉर्म क्या है और ये किस उद्देश्य से लाई गई। ये तीनों फैक्ट एक साथ आपको याद रखना, और सब एक ही जगह दे दिया गया। चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेने से बेहतर ये होगा कि आप कॉपी बनाएं, कॉपी में लिखते रहें, क्योंकि स्क्रीनशॉट मोबाइल में ही रह जाएगा, आप कभी उसको रिवीजन नहीं कर पाएंगे जल्दी। तो कॉपी में रहेगा तो वो आसानी से आप उसको देखते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? IBRD का, IMF का, ऑप्शन सी है UNDP का, ऑप्शन डी है WTO का। तो
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, IBRD का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? एडम स्मिथ की, अमर्त्य सेन की, कीन्स की या महबूब उल हक की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महबूब उल हक। कहाँ के अर्थशास्त्री थे? तो ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक। इन्होंने ही मानव विकास सूचकांक दिया, मानव विकास सूचकांक का प्रिंसिपल दिया है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? नहीं शब्द को तो प्रत्येक क्वेश्चन में आपको ध्यान में देखना है कि नहीं तो कहीं नहीं लिखा है। इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या है, स्वास्थ्य एवं पोषण, ऑप्शन बी है प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन सी है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन डी है सकल नाम निवेश दर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये तीनों मानव विकास सूचकांक में शामिल की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन, ये तीनों जो फैक्ट हैं आपको तीनों याद होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जाएगा किसमें नहीं है और ये पूछा जाएगा किसमें है, तो ये तीन के तीनों याद होने चाहिए। ठीक, तो इसमें देखिए ऑप्शन में क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार एवं जीवन स्तर, स्वास्थ्य शिक्षा एवं रोजगार, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर, ऑप्शन डी है शिक्षा रोजगार एवं जीवन स्तर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, और ये आप तभी कर पाएंगे जब ये तीन के तीनों आपको याद हों, तीन के तीनों आपको याद हों, स्वास्थ्य शिक्षा और जीवन स्तर। लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है वो निर्धारित करता है, और एजुकेशन निर्धारित करती है, और क्या निर्धारित करता है? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य मीन्स क्या है? आपका हेल्थ। ये तीनों मिलकर मानव का डेवलपमेंट कितना हुआ वो निर्धारित करते हैं, डिटरमाइन ये करते हैं कि हाँ आपका स्वास्थ्य कितना अच्छा है, आपका एजुकेशन कितना अच्छा है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड कितना अच्छा है। वो मायने करता है कि आपका डेवलपमेंट कितना अच्छा हुआ है, किस देश का कितना अच्छा ग्रोथ हुआ, और फैमिली में भी देखें तो वही ग्रोथ है। आप पैसा कितना रखें वो मैटर नहीं करता, आपका लिविंग स्टैंडर्ड, एजुकेशन एंड हेल्थ कितना अच्छा है वो मैटर करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? अप्रैल 2000 में, अप्रैल 2001 में, अप्रैल 2002 में, ऑप्शन डी है अप्रैल 2003 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अप्रैल 2002 में ये पहली बार जारी किया गया मानव विकास रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? उच्च मानव विकास श्रेणी, मध्यम मानव विकास श्रेणी, निम्न मानव विकास श्रेणी या अति निम्न मानव विकास श्रेणी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत मध्यम श्रेणी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी एक विशेषता है किसकी? अभी ये प्रीवियस में ही डिस्कस किया गया, ये क्वेश्चन इसीलिए डाला जाता है दोबारा कि आप समझे क्या है और उसको कितना इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं अपने जो माइंड में आपने सेव कर रखा है। यहाँ प्रच्छन्न बेरोजगारी का तात्पर्य कहाँ पे है? उद्योग में, व्यापार में, कृषि में या यातायात में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है किस पे? प्राकृतिक संसाधन पे, पूंजी निर्माण पे, बाजार का आकार पे या उपर्युक्त सभी पे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी पे डिपेंड करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, परिवार की औसत आय के आधार पर, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर या देश की मलिन बस्तियों के आधार पर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको पता है कि असमानता घटाने का उपाय कौन सा होता है, तभी आप इलिमिनेट कर पाएंगे कि नहीं कौन सा होता है। तो ऑप्शन है इसमें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, करारोपण, ऑप्शन डी है भूमि सुधार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, या ऑप्शन डी है एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में श्रम अधिक है। श्रम मतलब मैन पावर आपके पास अधिक है, तो भारत श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था भी हो गया फिर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? स्वैच्छिक निष्क्रियता, आय में असमानता, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव, ऑप्शन डी है लोगों में बुद्धि का अभाव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आय में असमानता। इनइक्वालिटी भारत देश में इतनी ज्यादा है कि कहीं कोई इतना अमीर है, कहीं कोई इतना गरीब है। शिक्षा का स्तर कहीं इतना ज्यादा है, दूसरी तरफ कितना कम है। तो ये आय में असमानता जो है, इनइक्वालिटी जो है, ये डिफाइन करता है किसी भी राष्ट्र के विकसित, विकासशील या अल्प विकसित होने के लिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? विश्व बैंक का पर्यावरण एवं सामाजिक सुस्थिर विकास विभाग के द्वारा, ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, ऑप्शन डी है क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा हरित सूचकांक जारी किया गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर विमल जालान को, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, ऑप्शन सी है पीवी नरसिम्हा राव को, ऑप्शन डी है पी चिदम्बरम को। ये भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण का अग्रदूत बोलते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। इन्हीं के द्वारा 24 जुलाई 1991 को 24 जुलाई 1991 को एलपीजी एक मॉडल लाया गया। एलपीजी मॉडल है उदारीकरण और निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन के लिए, वैश्वीकरण के लिए। एलपीजी स्टैंड बाय लिबरलाइजेशन, पी स्टैंड बाय प्राइवेटाइजेशन, जी स्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन। तो एलपीजी कार्यक्रम लाया गया उदारीकरण का डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा। उदारीकरण का मतलब क्या होता है? उदारीकरण का मतलब सिर्फ इतना है, जो रूल एंड रेगुलेशन किसी भी कंपनी के लिए उस समय इतने टफ बनाए गए थे, उनको थोड़ा सा लिबरल कर दिया गया, आसान कर दिया गया। कि आप जैसे प्रेजेंट टाइम में क्या है, किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए जो लाइसेंस की आवश्यकता है, जो कंपलसरी है, वो तो है ही, लेकिन कुछ ना कुछ आसान कर दिया गया उसको। जितना पहले टफ था किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए, जितने रूल रेगुलेशन थे, अब उसको काफी आसान कर दिया गया। इसी को बोलते हैं उदारीकरण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन है कच्ची सामग्रियों का प्रयोग, आर्थिक गतिविधियों का प्रयोग स्वरूप, या ऑप्शन सी है उद्यमों का स्वामित्व, या ऑप्शन डी है रोजगार की शर्तें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उद्योगों का स्वामित्व। सार्वजनिक क्षेत्र में क्या है, शेयर में कई लोग रहते हैं, शेयर कई लोगों के पास रहता है, वो हो गया सार्वजनिक उद्यम। और निजी मतलब प्राइवेट, प्राइवेट में क्या होता है, एक या एक से ज्यादा, दो, ये हो गया निजी। सिंपल सी इसका डिफिनीशन यही है। ये आज का आपके सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।